कहानी की शुरुआत 1997 से होती है, जहां पर गाड़ी में जिन नाम के लड़के की आंख खुलती है। वो हर समय अपनी मॉम, अपने डैड और अपने बड़े भाई यूसुफ के साथ रहता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब लोग एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। जब वो अपने नए घर पहुंचते हैं तो जिन को ये घर जाना पहचाना सा लगता है, जबकि उसने तो इस घर को पहले कभी देखा ही नहीं था। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने इस घर को अपने अतीत में देख रखा है। फिर हमें बताया जाता है कि जिनका बड़ा भाई यूसुफ अपनी क्लास का टॉपर था। उसने अपनी ग्रेजुएशन भी एक टॉप यूनिवर्सिटी से की थी। वो गेम्स में भी बहुत ही अच्छा था, जिससे उसने लड़कियों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा था। यूसुफ किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ जिन एक एवरेज बच्चा था और उसे अक्सर मेंटल ब्रेकडाउन होते रहते थे, जिसके लिए उसे रोज़ दवा लेनी पड़ती थी। जिनको लगता है कि उसके झंझट भरे जीवन में अगर वो किसी चीज़ पर प्राउड कर सकता है तो वो सिर्फ उसका बड़ा भाई है। एक साल पहले कार एक्सीडेंट में यूसुफ के पैर टूट गया था, जिसके कारण अब वो लंगड़ा कर चलता है। जिन और यूसुफ को एक साथ एक ही कमरे में रहना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछला मकान मालिक था उसने अभी भी एक छोटा कमरा खाली नहीं किया है जिसमें यूसुफ रहने वाला था। रात को डिनर के समय जिन को ऊपर के इस छोटे कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उसका परिवार ऐसी कोई आवाज़ सुनने से मना कर देता है। बाद में उसी रात जिन को दोबारा इस कमरे में तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो तहकीकात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाता उसका भाई यूसुफ उसे रोक लेता है और यूसुफ अपने छोटे भाई को बारिश में घुमाने बाहर ले जाता है। दोनों भाई पास की एक पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं, जहाँ पर वो मौसम का मज़ा ले रहे थे। तो अचानक यूसुफ के पास उसके डैड की कॉल आती है और वो यूसुफ को जल्दी घर बुलाते हैं, जिसके कारण उसे जिन को पहाड़ी पर अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। घर वापस जाते समय कुछ बदमाश यूसुफ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। यूसुफ उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है और तभी इस बीच जिन की नज़र इस झगड़े पर पड़ती है। जिन अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बदमाश यूसुफ को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। घबराया हुआ जिन घर वापस आता है और इस हादसे के बारे में सबसे पहले अपने मॉम डैड को बताता है। फिर जिन एक सपना देखता है जिसमें किसी से पूछताछ की जा रही थी। तभी अचानक जिन की आंख खुलती है और वो अपने मॉम डैड को अपने पास पाता है। अगले सीन में जिन डिटेक्टिव से बात करता है और उन्हें किडनैपर की वैन नंबर बताता है। हालांकि डिटेक्टिव बताते हैं कि ऐसा कोई भी वैन नंबर अवेलेबल ही नहीं है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन परिवार के पास कोई भी फिरौती के लिए कॉल नहीं आती। एक दिन जिन को उस छोटे कमरे से वही आवाज़ वापस सुनाई देती है और उसे किसी से पूछताछ की जाने वाला सपना दोबारा से आता है। तभी अचानक 19वें दिन यूसुफ सही सलामत घर लौट आता है। हालांकि उसे पिछले 19 दिनों का कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर का मानना है कि ये भूलने की बीमारी के कारण हुआ है और इसमें उसकी फैमिली सिर्फ वेट कर सकती है। फिर उस रात जिन यूसुफ को घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है। अगले दिन किसी कारण से जिन अपनी मेडिसिन लेना भूल जाता है। नाश्ते के समय जिन यूसुफ से पूछता है कि कल रात चुपके से तुम कहाँ गए थे, जिस पर यूसुफ बाहर जाने से इनकार कर देता है। जब यूसुफ बाहर जाता है तो जिन को थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि यूसुफ लेफ्ट पैर के बजाय राइट पैर से लंगड़ाकर चल रहा था। आज रात जिन अपने स्टडी टेबल पर ही सो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर यूसुफ एक बार फिर से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार यूसुफ चेक करता है कि जिन गहरी नींद में है या नहीं। यूसुफ जिन की आंख के पास एक पेंसिल की लेड को बाहर निकालता है और वो तब तक नहीं रुकता जब तक पेंसिल की लेड नीचे न गिर जाए। यूसुफ के चले जाने के बाद हमें पता चलता है कि जिन जाग रहा है। अब वो टैक्सी में अपने बड़े भाई का पीछा करना शुरू कर देता है। गाड़ी यूसुफ को एक बाजार में छोड़ती है, जहाँ पर वो अपने मुंह में सिगरेट लेकर आगे बढ़ रहा होता है। जिन यूसुफ को 2 आदमियों से बात करते हुए देखता है, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि ये तो वही डिटेक्टिव है जो कुछ दिन पहले उसके घर में पूछताछ करने के लिए आए थे। जिन जल्दी ही पकड़ा जाता है और यूसुफ उसे पीछे से आकर बेहोश कर देता है। अगले दिन जिन अपनी स्टडी टेबल पर ही उठता है। तभी यूसुफ को बिस्तर पर देखकर जिन घबरा जाता है। वो जल्दी से अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेता है। तब यूसुफ जिन से पूछता है, तुमने खुद को बाथरूम में क्यों बंद कर लिया है। जिन उसे कल रात के बारे में सब कुछ बताता है, जिस पर यूसुफ उससे कहता है कि तुमने फिर से कोई सपना देख लिया है। हालांकि जिन कहता है कि मैं अपने होशो हवास में हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब यूसुफ उसे जवाब देना बंद कर देता है तो वो जिन चुपचाप एल्यूमिनियम पाइप लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है। हालांकि जल्दी यूसुफ उस पर हावी हो जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। यूसुफ उससे कहता है कि पेंसिल से टैक्सी तक जो कुछ भी तुम कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर यूसुफ जिन से पूछता है कि क्या कल तुमने अपनी मेडिसिन ली थी, जिससे सुनकर जिन शांत हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि कल उसने अपनी मेडिसिन नहीं ली थी। फिर जिन अपनी दवाई लेता है और यूसुफ दोबारा बाहर चला जाता है। यूसुफ के बाहर निकलने पर जिन अपनी स्टडी टेबल पर जाता है। जिन को यकीन हो जाता है कि यूसुफ उसे झूठ बोल रहा है। जिन फिर इन सब के बारे में अपनी मॉम को बताता है, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि इसके बारे में वो उसके डैड से जरूर बात करेगी, लेकिन जिन कहता है कि हमें और सबूत इकट्ठे करने चाहिए। हालांकि बाद में उस रात जिन चुपके से अपनी मॉम को यूसुफ से बात करते हुए सुन लेता है। जिनको पता चलता है कि ये उसका असली परिवार नहीं है और ये लोग उसका परिवार होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तभी जिन की माँ को बाहर जिन के मौजूद होने का एहसास होता है। फिर वो चेक करने के लिए जिन के कमरे की ओर जाती है, लेकिन जिन किसी तरह उसी समय बिस्तर पर पहुंच गया था। उसकी माँ के जाने के बाद जिन खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल जाता है और इसके दौरान उसे चोट भी लग जाती है। तभी बाहर उसकी मुलाकात उसके नकली पिता से होती है और कुछ ही देर के बाद जिन की मॉम भी बाहर आ जाती है। अब जिन अपने डैड को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है।
उसकी मॉम उसके पीछे गुंडे भेज देती है, पर किसी तरह से वो पुलिस स्टेशन पहुंच और उस जाता गुंडे है। से पीछा छुड़ाने में वो कामयाब हो जाता है। फिर जिन पुलिस को पूरा माजरा बताता है और वो पुलिस डेटाबेस में उसका नाम खंगालते हैं। वो बताते हैं कि जिन का जन्म 1977 में हुआ था और वो 41 साल का है। हालांकि जब जिन जोर देकर कहता है कि वो 41 साल का नहीं 21 साल का है, तो इस बात पर पुलिस अधिकारी उससे पूछते हैं कि चलो तुम बताओ कि ये कौन सा ईयर चल रहा है, जिस पर जिन जवाब देता है कि 1997। लेकिन अधिकारी यहाँ पर खुलासा करते हैं कि ये 1997 नहीं 2017 है, जो सुनकर जिन हैरान रह जाता है और चारों तरफ देखता है। तभी उसे कुछ लड़कों के हाथ में मोबाइल फोन दिखाई देते हैं। साथ ही टीवी पर एक न्यूज दिखाई देती है जिसमें साउथ कोरिया प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक साथ दिखाई देते हैं। और जिन जब अपने आप को आईने में देखता है तो वो महसूस करता है कि वो तो सच में 41 इयर्स का हो चुका है। कंफ्यूज जिन अपने नकली परिवार का सामना करने के लिए घर वापस आ जाता है। घर में उसे इस छोटे कमरे से रेडियो की आवाज आती है जिसे अब एक क्राइम सीन में बदल दिया गया था। तभी जिनका परिवार उसके सामने आता है और उसका भाई होने का नाटक करने वाला लड़का जिनको बताता है कि जिस उस कमरे में 20 साल पहले एक टीनेज लड़की और उसकी मॉम की मर्डर कर दी गई थी। जब पुलिस कई सालों तक हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही तो मामला ठंडा पड़ गया और इसलिए पीड़ित के परिवार ने हत्यारे को ढूंढने के लिए नकली यूसुफ को काम पर रखा। फिर थोड़ी तहकीकात करने पर उस हत्यारे की जान पहचान जिन के रूप में हुई। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि मर्डर वाली बात को कबूल करने के लिए जिन को किडनैप कर लिया गया था और उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया था, लेकिन जिन ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। साइकेट्रिस्ट पार्क यानी जिनका जो फर्जी पिता है इन्वेस्टिगेशन टीम को बताता है कि जिन अपनी याददाश्त खो चुका है क्योंकि ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी। इन्वेस्टिगेशन टीम साइकेट्रिस्ट पार्क से कहती है क्यों ना जिन को हिप्नोटाइज करके वापस 1997 में भेज दिया जाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अगर जिन उस मर्डर की घटना को फिर से देखेगा तो हो सकता है कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए और वो उन्हें बता सके कि उस दिन क्या हुआ था। इधर सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। उस रात जिन ने यूसुफ का अपहरण होते हुए देख लिया था। दरअसल यूसुफ को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया गया था और वो 19 दिनों तक इसलिए गायब था क्योंकि वो जेल में था। फिर 19 दिन पूरे होने के बाद उसे जमानत पर बाहर लाया गया। तभी इस बात का खुलासा होता है कि उस छोटे से कमरे से आ रही आवाज किसी और की नहीं बल्कि उन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की थी जो वहाँ पर काम कर रहे थे। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। यूसुफ जिन को एक ऐसी जगह ले जा रहा था जहां उससे उन 2 मासूम जानों की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी और जिन वैन से बाहर कूद जाता है। यूसुफ उसका पीछा करता है लेकिन आखिर में उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन को भी एक ट्रक टक्कर मार देता है जिसके कारण उसकी 1997 की याददाश्त वापस आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 97 का सीन दिखाया जाता है। उस समय जिन अपने असली माता पिता और बड़े भाई यूसुफ के साथ था। तभी अचानक एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई और उसका बड़ा भाई बुरी तरह घायल हो गया। यूसुफ की सर्जरी करवाने के लिए जिन को पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन 1997 क्राइसिस की वजह से ये बहुत ही कठिन टाइम था। जिन नौकरी की तलाश में ऑनलाइन जाता है जहां एक अनजान व्यक्ति उसे मैसेज करता है कि अगर वो उसकी पत्नी को मार देता है तो वो उसे मुंह मांगी रकम देगा, लेकिन उसने यहाँ पर एक शर्त भी रखी थी कि जिनको घर में मौजूद बाकी 2 बच्चों को बिल्कुल सुरक्षित छोड़ना होगा। बताए गए घर में पहुंचने के बाद जिनकी अंतरात्मा उसे ये काम करने की इजाजत नहीं देती। वो यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी दोनों माँ बेटी जिनको देख लेती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जिन घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में वो दोनों माँ बेटी को मार देता है। तभी एक छोटा बच्चा बाहर आता है और जिनको देख लेता है, लेकिन जिन उसे वापस अपने रूम में जाने के लिए कहता है। जैसे ही जिन इस घर से आने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी डॉक्टर का परिवार है जो उसके भाई यूसुफ का इलाज कर रहा था। अब जिन उस अनजान आदमी से मिलता है जो कि असल में कोई और नहीं उसके भाई का डॉक्टर था और अब जिन ये जानने की कोशिश करता है कि डॉक्टर अपनी ही फैमिली को क्यों मरवाना चाहता था। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि पैसों की कमी ने उसे बैंक करप्ट कर दिया था और उसने अपने बच्चों को बेघर होने से बचाने के लिए अपनी वाइफ के नाम पर कई सारे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखे थे। और क्योंकि जिन ने न केवल उसकी पत्नी को बल्कि उसकी बेटी को भी मार दिया था, इसलिए डॉक्टर उसे कहता है कि अब उसका भाई यूसुफ भी मारा जाएगा। इसको लेकर उन दोनों के बीच में अब हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी गलती से जिन डॉक्टर को छत से नीचे धकेल देता है और डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। प्रेजेंट में अब जिन अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। जो लड़का जिन को वैन में कहीं लेकर जा रहा था वो उस दुर्घटना में किसी तरह से बच गया था और वो जिन को जहर देकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिन होश में आ जाता है और वो उससे कहता है कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। तभी वो लड़का खुलासा करता है कि वो वही छोटा बच्चा है जिसे जिन ने 20 साल पहले उसकी मॉम और उसकी बहन को मारने के बाद छोड़ दिया था। उसके मॉम डैड और उसकी सिस्टर के गुजर जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसके सारे पैसे हड़प लिए और एक अनाथालय में छोड़ दिया उसको। वो जिन से कहता है कि उस दिन तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, काश तुमने मुझे भी मार दिया होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। और वो जिन से पूछता है क्या उस मर्डर की प्लानिंग उसके डैड ने बनाई थी, जिस पर जिन उसे झूठ बोलता है और पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है, लेकिन वो लड़का उस पर विश्वास नहीं करता। अब क्योंकि जिन को एहसास हो जाता है कि सच में उसने एक मासूम परिवार की जान ली थी, इसलिए वो खुद को एक इंजेक्शन लगा लेता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़के को भी अब अपने परिवार के असली हत्यारे के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो भी हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। और यहाँ पे ये फिल्म खत्म हो जाती है।
जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नई है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।